Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Old NCERT Class 7, Chapter 5, and the name of the chapter is The Life of the People. इसको हम आज डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो डिस्कस करी गई है इस चैप्टर में कि जो फॉरेन पीपल हमारी कंट्री में आए थे, ठीक है, सेटल डाउन हुए और उन्होंने कॉन्कर किया. किनको कॉन्कर किया? हमको, दैट इज इंडिया को, हमारी कंट्री को. तो जिन्होंने कॉन्कर किया उनको कॉन्कर कहेंगे और जो बेसिकली कॉन्कर्ड हुए थे उनको हम कहेंगे, हमारे केस में इंडिया कॉन्कर्ड. ठीक है, ओके. नाउ अब ये लोग जब आए थे, बाहर से फॉरेनर्स थे और ये सेटल्ड हुए इंडिया में, और इन्होंने जब कॉन्कर किया, बेसिकली कॉन्कर किया इंडिया को, तो ये न्यू पैटर्न्स ऑफ लिविंग अपने साथ लेके आए थे. तो दे ब्रिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ लिविंग. अब ये जो न्यू पैटर्न्स ऑफ लिविंग लेके आए थे, बेसिकली इसने फर्दर इंफ्लुएंस किया कल्चर ऑफ द कंट्री. ठीक है, कल्चर हमारे केस में इंडिया के उसमें इंफ्लुएंस किया. ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि एक तरीके से ये आपका ये जो कल्चर लेके आते उससे इंडिया इन्फ्लुएंस हो रहा है. साथ ही साथ जब ये इंडिया में आए और सेटल्ड हुए, जो इंडिया का कल्चर और जो कस्टम्स थे उन्होंने इनको भी आपका क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था. ओके, अगर हम देखें बेसिकली जो टर्क्स एंड जो अफगान्स थे, ठीक है, इनमें हमको ये चीजें देखने को मिलती है. सो बेसिकली ये जो टर्क्स एंड जो अफगान्स थे एज ए फॉरेनर्स आए थे इंडिया में, इन्होंने कॉन्कर्ड किया था. सो टर्क्स एंड अफगान्स, सो ये आपका मॉडल करते थे अपने आप को ईरान के एम्परर से, इक्वेट करते थे. ठीक है, और ये जो आइडियाज लेके आए थे बेसिकली अपने साथ ईरान से और सेंट्रल एशिया से, और यहां पे जो सेटल्ड हुए थे इंडिया में, तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था बेसिकली यहां के कल्चर को. ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें जो इंडियन वे ऑफ लाइफ थी, उन्होंने भी इन अरब्स को या फिर मैं कहूं अफगान्स को या फिर टर्क्स को, इनको भी आपका क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था. इनके आपका जो वे ऑफ लाइफ थी, ठीक है ना, उसको इन्फ्लुएंस किया था, चाहे वो थिंकिंग पैटर्न हो चाहे इनका बिहेवियर हो. एट द सेम टाइम अगर हम देखने को मिलता है कि जो ये जो टर्क्स और जो अफगान है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ डेवलपमेंट लेके आए थे आपका. सो दे ब्रिंग नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स. इनके आने से मोर एप्रोप्रिएट टू से कि नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स विटनेस होते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में. और ये जो डेवलपमेंट है बेसिकली इन चेंजेस ने मैनिफेस्ट किया है अपने आप को वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ में. यानी ये जो चेंजेस, ये जो डेवलपमेंट लेके आए थे, वो हमें वेरियस डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी में या फिर वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं. नाउ ये जो आपका चेंजेस इंडियन सोसाइटी में लेके आए थे, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो प्रैक्टिसेस थी, ठीक है ना, तो इसने क्या किया, ये जो चेंजेस लेके आए थे स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या देखने को मिलता है कि इसमें आपका की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल जाती है हमें मास ऑफ द पीपल, बिकॉज लार्ज मास ऑफ पीपल्स ने इन चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया था अपनी डे टू डे लाइफ में. तो हमको यूनिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है. अब अगर हम सल्तनत की बात करें, इससे लास्ट लेक्चर में हमने सल्तनत के बारे में पढ़ा था. सल्तनत के बारे में देखें अगर हम, तो उस टाइम जो उनकी सोसाइटी थी ना, उनकी सोसाइटी आपकी डिवाइडेड थी 4 मेजर ग्रुप्स में. ठीक है ना, अगर मैं ये कहूं सोसाइटी, और ये डिवाइडेड थी इनकी आपका 4 ग्रुप्स में. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आ जाता है आपका एरिस्टोक्रेसी. नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड नंबर पे आ जाएंगे प्रीस्ट. थर्ड नंबर पे आ जाएंगे टाउन्स पीपल, यानी हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे. और फोर्थ आ जाएगा पीजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट करेगा रूरल एरियाज को या फिर इंटीरियर एरियाज को. तो इनकी सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, एरिस्टोक्रेसी, प्रीस्ट और टाउन्स पीपल एंड द पीसेंट्स. अब इनको वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट देखेंगे हम एरिस्टोक्रेसी, दी एरिस्टोक्रेसी. अगर हम एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो इसमें कौन से आएंगे, इसमें आपके रूलिंग क्लास आएगा जो रूल करता है, या फिर सुल्तान जो होंगे वो आपके एरिस्टोक्रेसी से आएंगे. ठीक है, इसमें आपके सुल्तान आ जाएंगे, साथ ही साथ नोबल्स भी आ जाएंगे. ओके, और हिंदू प्रिंसेस भी आ जाएंगे.
जो उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, एंड साथ ही साथ लैंड होल्डर्स भी आ जाएंगे, लैंड होल्डर्स। तो ये 4 सेक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा दैट इज द एरिस्टोक्रेसी। अब अगर हम सुल्तान की बात करें, जो कि दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फिगर होती थी, तो उनके बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये जो अपनी लाइफ थी ना, ये लग्जरी में स्पेंड करते थे, लग्जरी में जीते थे, ठीक है ना। और सिंपली अगर हम कहें तो दे लिव्ड इन ग्रेट स्प्लेंडर एट द कोर्ट इन दिल्ली। और ये जो न्यू सुल्तान जब कोई भी आपका बनता था, तो बेसिकली जब थ्रोन पे आता था, तो फ्राइडे की जो प्रेयर होती है दैट इज द खुतबा या फिर सरमन, उनका नाम लिया जाता था बेसिकली ऑन द ओकेजन्स ऑफ फ्राइडे प्रेयर्स पे, ठीक है ना, उनका नाम लिया जाता था। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि हमको वेरियस कॉइन्स मिंट होते थे उनके नाम के, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें जो ये जो न्यू रूलर्स है बेसिकली, जब वो स्टैब्लिश हो जाता था थ्रोन में, उसके बाद वेरियस आपकी स्पेशल क्वालिटीज होती थी, उसको एम्फसाइज करने के लिए कोर्ट में वेरियस एक्टिविटीज होती थी, वेरियस सेरेमनीज होती थी और रिचुअल्स भी आपको क्या किया जाता था, सिर्फ उसकी स्पेशल क्वालिटीज को शो करने के लिए की जाती थी। साथ ही साथ सुल्तान के बारे में यह भी कहा जाता है कि बेसिकली इनका जो हाउस होल्ड्स थे वो ये लार्ज हाउस होल्ड से बिलोंग करते थे, यानी इनके हाउस होल्ड्स में अगर हम देखें तो लार्ज ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते होंगे, ठीक है। वेरियस ऑफिसर्स होते होंगे जो इनको असिस्ट करेंगे, साथ ही साथ वेरियस सर्वेंट्स भी होते होंगे जो इनको आपका इनका वर्क करेंगे, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस स्लेव्स भी होंगे जो इनके लिए मैनुअल लेबर का काम करेंगे, ठीक है। तो वेरियस स्लेव्स भी होते थे जो इनका काम करते थे। अगर हम देखें जो इनके टाइम पे जो नोबल्स थे, नोबल्स हमने देखा था बेसिकली जो गवर्नर्स के टाइम पे इनको गवर्नर्स की तरह उनको प्रोविंशियल आपका क्या दिया जाता था, एरिया दिया जाता था गवर्न करने के लिए। तो नोबल्स टू ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि बेसिकली वो सुल्तान को जो बेसिकली उनकी लाइफ थी, कोर्ट लाइफ थी, उसको क्या करते थे, आपका एडमायर करते थे और इमिटेशन ऑफ द सुल्तान सिंपली अगर हम कह सकते हैं। और वो भी ग्रेट लग्जरी में अपना क्या करते थे, अपनी जो कोर्ट लाइफ थी या फिर अपनी लाइफ थी उसको स्पेंड करते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फिगर थी अंडर सल्तनत दैट इज द प्रीस्ट। अब प्रीस्ट हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही प्रीस्ट आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो प्रीस्ट अगर हम देखें तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं रिलीजियस टीचर या फिर टीचर ऑफ रिलीजन, टीचर ऑफ रिलीजन। अब ये हिंदू में अगर हम देखें तो ये आ जाएगा ब्राह्मण्स एंड उलेमास मुस्लिम्स में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी थे बिकॉज इनका जो आपका मेन वर्क था कि ये आपका क्या है, एक तो रिलीजियस आपके टीचर्स तो हैं, साथ साथ ये सुल्तान के एडवाइजर भी हैं और इनको की स्ट्रेटेजिक पोस्टें दी जाती थी। और इस तरीके से एडवाइजर होने के साथ साथ सुल्तान के इनका इन्फ्लुएंस जो था वो भी काफी ट्रेमेंडस था। सो दे होल्ड और दे possess ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस इनका था। सम ऑफ देम अगर हम देखें बेसिकली तो सम ऑफ देम इनमें से हमको देखने को मिलता है कि जो प्रीस्ट है वो काफी ज्यादा वेल्थी हैं, उनके पास बहुत ज्यादा रुपीज हैं या फिर आपका कैपिटल है और उनको लैंड भी ग्रांट्स में दी जाती थी जिसमें मोस्टली क्या होता था, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था जो कि यूजली एप्लीकेबल होता था अदर लैंड पे, तो उनको टैक्स फ्री ग्रांट्स भी दी जाती थी। साथ ही साथ अगर हम देखें जो सुल्तान्स थे वो काफी रिस्पेक्ट करते थे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण्स को और उनको कंटिन्यू दिया था उन्होंने बेसिकली जो लैंड ग्रांट्स का जो सिस्टम था या फिर जो अच्छे ब्राह्मण्स होते थे, इंपॉर्टेंट ब्राह्मण्स होते थे, उनको कंटिन्यू होता था लैंड ग्रांट्स को, ठीक है। अगर हम देखें अमंग बोथ द ब्राह्मण्स एंड जो उलेमास, तो ब्राह्मण्स भी हो गए और उलेमास भी हो गए, तो ये लोग जो है बेसिकली ये सेटल होते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर और साथ ही साथ इनमें से कुछ आपका सेटल होते थे रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में सेटल होते थे। अब जहां पे ये रूरल एरियाज में सेटल्ड है तो वो क्या करेंगे बेसिकली वहां पे ये लोग करते थे अपना रिलीजन को स्प्रेड करते थे, यानी जो अपना कल्चर है बेसिकली वहां पे स्प्रेड करते थे। जो ब्राह्मण्स होंगे वो हिंदू कल्चर को स्प्रेड करेंगे और जो आपके उलेमास हैं वो इस्लामिक कल्चर को स्प्रेड करेंगे। ये भी हमको देखने को मिलता है कि समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है बिकॉज जो पीपल्स थे कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे इनका बिहेवियर जो होता था, जो प्रीस्ट का बिहेवियर होता था, आइदर चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो। और ये भी देखा गया है कि जो प्रीस्ट थे ना वो
सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजियस मैटर्स या फिर रिलीजन स्फेयर से या डायमेंशन से, जो उनका प्राइमरी आपका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता था, उसी में सिर्फ और सिर्फ आपका रहते नहीं थे, साथ ही साथ वो वर्ल्डली मैटर्स में यानी जो कोर्ट मैटर्स में थे वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो इस टाइम पे अगर हम कहें प्रीस्ट का जो रोल होता है कि आपके रिलीजियस टीचर कि वो रिलीजियस में ही अपने आप को बेसिकली इंटरेस्ट रखेंगे, ऐसा नहीं था ड्यूरिंग सल्तनत के टाइम पे। ये भी हमको देखने को मिलता है कि रिलीजन के साथ साथ वो जो अदर वर्ल्डली मैटर्स होता था उसमें इक्वली इन्वॉल्व होते थे, ठीक है, और काफी ग्रेट इंटरेस्ट लेते थे। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का है दैट इज द पीपल ऑफ टाउन, द पीपल ऑफ टाउन्स। अब इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब इनको हम कह सके तो बेसिकली जब टाउन्स की बात आती है तो ये टाउन्स कैसे एमर्ज होंगे, ये आपके फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एमर्ज होंगे, इट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाएगा किसी रीजन में तो वैसे वैसे वो रीजन आपका एक प्रॉपर फर्निश और प्रॉस्परस टाउन्स में कन्वर्ट होता जाएगा। और या फिर अगर हम ये कहें जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स आपके एमर्ज होते जाएंगे। नाउ यहाँ पे जो पीपल रहते थे बेसिकली वो कौन कौन से होंगे, वो मोस्टली मर्चेंट्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे एंड आर्टिसंस होंगे, ओके। और साथ ही साथ कुछ नोबल्स और ऑफिशियल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। मोस्ट टाउन्स अगर हम देखें कि जो एमर्ज हुए थे वो एक्ट करते थे एज ए ट्रेडिंग सेंटर्स। तो मोस्टली जो टाउन्स थे वो एक्ट करते थे एज ए ट्रेडिंग सेंटर्स की तरह एक्ट करते थे। और यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो मिलिट्री सेंटर्स होते थे वहां पे ये देखा गया है इन टाउन्स में कि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड सोल्जर देखने को मिलते हैं कि इन टाउन्स में भी जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेंटर्स होते थे तो वहां पे हमको देखने को मिलता है कि लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड ऑफिशियल्स ये हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली जहां पे बेसिकली जो टाउन्स होता था जहां उन टाउन्स की रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा होती थी, या सिंपल अगर हम कहें प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज जो टाउन्स होते थे, तो प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज टाउन्स, वहां पे हमको देखने को मिलता है कि वो आपका एरिया, वो टाउन का एरिया क्राउडेड रहता था हमेशा पिलग्रिम से एंड प्रीस्ट से। तो दो तरीके के टाउन्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेंटर्स होते थे वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड ऑफिशियल दिखते थे, और जिन टाउन्स में पिलग्रिमेज टाउन्स होते थे या फिर जहां पे उस तरीके की बिल्डिंग्स होती थी जो कि रिलीजियस बिल्डिंग्स होती थी, वहां पे आपको वेरियस पिलग्रिम्स और प्रीस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज द आर्टिशंस। अब ये जो आर्टिशंस हैं बेसिकली ये रहते थे अकॉर्डिंग टू देयर क्राफ्ट, जहां पे बेसिकली इनका ग्रुप रहता था जहां पे ये लोग क्राफ्ट की एक्टिविटीज करते थे, वो उस तरीके के स्पेशल पार्ट ऑफ सिटी में रहते थे। सच एज अगर कोई वीवर्स हो गया तो जहां पे वीवर्स कम्युनिटी इनकी रहती है वहां पे रहते थे, एक साथ रहते थे। साथ ही साथ अगर कोई पॉट्स बनाता है सच एज ब्रास के पॉट बनाता है तो ये वहां पे रहते थे। उस तरीके से बेसिकली ये सेपरेट एरियाज में रहते थे। इसी तरीके से जो गोल्ड स्मिथ होगा वो भी इनहेबिटेट करेगा सेपरेट एरिया, ओके। इन मैनी सिटीज एंड टाउन्स में अगर हम देखें तो ये भी जो लोकेलिटीज हैं, ठीक है, जो ये जो आपका डिफरेंट लोकेलिटीज में अपने आप को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे या फिर सेपरेटली इनहेबिटेट करते थे सेपरेट एरिया में, ये हमको आज भी कहीं ना कहीं दिखता है, जहां पे जो लोकेलिटी है वो आर्टिशंस और मर्चेंट्स के आपके जो वर्क है उनके बारे से जाना जाता है, ठीक है, ओके। नाउ ये जो आर्टिशंस है बेसिकली ये सप्लाइड करते थे नोबल्स को और उनकी फैमिलीज को जो भी उनको चाहिए होता था, चाहे वो लग्जरीज के आइटम होते थे, ठीक है। अब लग्जरीज में क्या क्या आ जाएगा, आपका सिल्क आ जाएगा एंड आ जाएगा आपका ब्रोकेट्स, और साथ ही साथ जो डेली यूज के आइटम्स हो गए सच एज पॉटरी हो गई, वो भी सारी की सारी चीजें आपके प्रोवाइड करवाते थे। ना ये जो आर्टिशंस थे बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को, इनको सेंड किया जाता था। पहले तो आपका लोकल एरिया में कंज्यूम कर लिया जितना भी होता था, उसके बाद सेंड किया जाता था बेसिकली अदर एरियाज में, ठीक है। सिंपली अगर हम कहें इनको ट्रेड किया जाता था इनकी बनाई हुई कमोडिटीज को। अब ये इंटरनल भी होता था और एक्सटर्नल भी होता था, तो ओवरसीज भी ये ट्रेड हमको
देखने को मिलता है और ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बेसिस बनता है ट्रेड का, ठीक है। और मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स जो थे वो एम्प्लॉयड किए जाते थे बाय सुल्तान्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो स्लेव्स हैं उनका भी रोल देखने को मिलता है कि जो सुल्तान्स थे वेरियस स्लेव्स को अपॉइंट करते थे और ये जो स्लेव्स हैं ये उनके बनाए हुए दैट इज एस्टैब्लिश करे हुए सुल्तान्स के वेरियस कारखानाज में वहां पे ये काम करेंगे और ये गुड्स बनाएंगे, ठीक है। अगर हम देखें फिरोज शाह तुगलक के रेन में काफी ज्यादा कारखानाज को प्रमोट किया गया था, यानी कारखानाज अगर हम कहें तो इसको आज के टाइम पे हम कह सकते हैं ये वर्कशॉप्स है, मॉडर्न वर्कशॉप्स, जहां पे काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और बेसिकली वो लोग गुड्स बनाएंगे जिनको यूज किया जाएगा लोकल और साथ ही साथ उसके लिए ट्रेड भी किया जाएगा, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स। जो नेक्स्ट आपकी जो लोग थे दैट इज द पीजेंट्स। पीजेंट्स के बारे में अगर हम देख लेते हैं, नाउ पीजेंट्स के बारे में अगर हम देखें बेसिकली जो लाइफ ऑफ द पीजेंट्स थी यानी जो विलेजेस में जो लाइफ थी वो अभी भी कंटिन्यू रही थी ओल्ड टाइम पे, उसमें कोई भी आपका ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। इट इज बिकॉज जो चेंजेस हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट थे। अभी तक अगर हम कहें जो चेंजेस लेके आए थे टर्क्स एंड अफगान्स वो लिमिटेड थे अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी। लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी अभी भी बेसिकली वो आपका ओल्ड सिस्टम को ही कंटिन्यू कर रहे थे। सच एज जो उनका जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम अभी भी उनका एक इंपॉर्टेंट फीचर था सोसाइटी का। ऑल्दो वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में भी, बट अभी भी वो कंटिन्यू करते थे जो उनका कास्ट था या फिर जो मैरिजेस के जो बेसिकली रूल्स थे वो उनको अभी भी कंटिन्यू करते थे, ठीक है। अगर हम नोबल्स में देखें तो अमंग द नोबल्स टू देयर वर मच इंटर मैरिजेस होती थी बिटवीन टर्क्स एंड अफगानिस्तान एंड द हिंदूज जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं इस्लाम में, ओके। सो नेचुरली कस्टम्स एंड जो आइडियाज थे उनको एक्सचेंज किया जाता था, बट ऑल्दो हम कह सकते हैं जो लाइफ ऑफ पीजेंट्स थी या फिर विलेजेस की थी वो काफी ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुई थी या सिंपली उसके स्ट्रक्चर में काफी चेंजेस नहीं किए गए थे। नाउ जो मेनी मुस्लिम्स इसी तरीके से बेसिकली कस्टम बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं हिंदू लाइफ की एंड वाइस वर्सा वाज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द ट्रेड। अब ये ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेड देखेंगे, ये ट्रेड का जो पैटर्न था वो क्या था। नाउ एवरी टाउन, ठीक है, एवरी टाउन, एवरी सिंगल टाउन, जो भी आपका एक टाउन है वहां पे क्या होता था, एक मार्केट प्लेस होता था, एक डेडिकेटेड मार्केट प्लेस होता था जहां पे सारा आपका गुड्स को खरीदा और बेचा जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे वो गैदर होते थे, ठीक है, तो बाय करते थे गुड्स और साथ ही साथ अपने गुड्स को सेल भी करते थे। तो प्रॉपर एक तरीके की मार्केट प्लेसेस होती हैं जहां पे आपका सारी ये सेल एंड बाइंग होता था। लार्ज फेयर्स भी काफी ज्यादा, आप जो स्टेट था वो उसको क्या करता था, लार्ज फेयर्स को भी लगाते थे ताकि वहां पे लोग जाएं बेसिकली और वहां पे सेल करें या फिर बाय करें, ठीक है। साथ ही साथ कुछ कम्युनिटीज थी बेसिकली जो ट्रेड करती थी या फिर उनका लिए ये जो आपका ट्रेड है ये स्पेशल वर्क होता था, ठीक है। तो सम स्पेशलाइज ट्रेड कम्युनिटीज वाज आल्सो मेंशन, ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है और ये इनको बनाया गया है, कहा गया है सच एज ये बनियाज होंगे, ठीक है ना, एंड दी मुल्तानीज होंगे जो कि बेसिकली ग्रेट इनिशिएटिव्स लेते थे। और ये करते क्या थे, ये बेसिकली ट्रैवल करते थे ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। इवन फार साउथ में भी जाते थे, सच एज जो मालाबार रीजन हो गया वहां पे भी जाके ये आपका ट्रेड को प्रमोट करते थे और वहां से ट्रेड करते थे, सेल एंड बाइंग ऑफ गुड्स करते थे, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एक बंजाराज आ जाते हैं। अब बंजारास क्या करते थे, बेसिकली दे ओन करते थे लार्ज कैरावान्स, बड़े बड़े कैरावान्स को बेसिकली ये ओन करते थे और ट्रांसपोर्ट करते थे गुड्स फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, वेरियस मार्केट में जा जाके बेसिकली ये क्या करते थे, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे, ठीक है। इब्न बतूता की अगर हम बात करें, इब्न बतूता उन्होंने डिस्क्राइब किया है दिल्ली के लिए कि जो दिल्ली है वो एक मैग्निफिशिएंट सिटी है। दिल्ली वॉज वन ऑफ द मैग्निफिशिएंट सिटी, ओके। तो दिल्ली अगर हम देखें जो गुड्स थे बेसिकली वो ऑल ओवर, अगर हम देखें कि ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट से आते थे, ठीक है। कि अगर हम व्हाइट राइस देखें, जो राइस है वो व्हाइट राइस उस टाइम पे आते थे ईस्ट से। शुगर अगर हम देखें तो शुगर था बेसिकली वो आती थी हमारा कन्नौज के रीजन से। जो वीट था वो आता था दोआब रीजन से, वीट दोआब रीजन से। इसी तरीके से जो सिल्क थी वो आती थी साउथ से, ठीक है।
और काफी ज्यादा और चीजें इन्होंने मेंशन करा गया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि नॉट ओनली इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड भी काफी ज्यादा प्रिवेलेंट था, कि वेरियस कार्गोज आते थे, ठीक है ना, बाहर से जो बड़े बड़े कार्गोज थे अब वो भी आते थे, और ये जो कार्गोज थे ये आपके अरेबिया से आते थे, ईस्ट अफ्रीका से आते थे, श्रीविजया एंड चाइना से भी आते थे। नाउ अगर हम बंगाल के बारे में देखें तो बंगाल को भी कंसिडर किया जाता है कि ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपका क्या था, ये ट्रेड सेंटर था, ठीक है। अब ये जो ऐसा ट्रेड सेंटर था, यहां से अगर हम देखें तो यहां से चाइना के साथ काफी आपका एक प्रॉस्परस ट्रेड एस्टैब्लिश करते थे, ठीक है ना। काफी ज्यादा अगर हम देखें जो चाइनीज मर्चेंट्स हैं और वैसे मिशंस भेजे जाते थे बंगाल में, जो कि विटनेस होते हैं 15th सेंचुरी में, और साथ ही साथ अगर हम जो चाइनीज के सोर्सेज देखें उसमें भी बंगाल का डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। तो चाइना और बंगाल का ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा फ्लरिशिंग था 15th सेंचुरी में। नाउ जैसे जैसे ये ट्रेड बढ़ता गया, ठीक है ना, अब ये जो ट्रेड है काफी ज्यादा प्रॉस्परस है। अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको मनी चाहिए, तो यूज ऑफ मनी भी उसी तरीके से काफी ज्यादा इंक्रीज होता गया। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉइन्स, लार्ज अमाउंट ऑफ कॉइन्स को मिंट करते थे, बेसिकली मिंट किया जाता था और इशू किया जाता था। मोस्ट कॉमन कॉइन जो थे उनको उस टाइम पे कहा जाता था सिल्वर तनका। अब ये जो सिल्वर तनका है इसका स्टार्ट किया था सुल्तान, अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है, इल्तुतमिश ने। और इसी से जो क्वाइन का अगर हम देखें, ये जो क्वाइन था इसी से सिल्वर रुपया है बेसिकली, ये उसी का डिपेंडेंट माना जाता है। ना उस टाइम पे अगर हम देखें जो सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स का जो यूज हुआ जाता था वो बेसिकली रिमेन रहा था नॉर्दर्न इंडिया में, अंटिल जब तक रिसेंट टाइम पे जो मैट्रिक सिस्टम ने उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। उससे पहले आपका मुगल सिस्टम ही चलता था, या फिर सिस्टम अगर हम जो कहेंगे जो कि उससे भी पहले था सल्तनत में भी सिस्टम ऑफ वेट्स जो था वो भी कंटिन्यू रहा था आपका नॉर्दर्न इंडिया में। उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम आ गया, दैट इज द मैट्रिक सिस्टम, अब वो फॉलो होने लगा। नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज द रिलीजन। नाउ रिलीजन के बारे में अगर हम देखते हैं तो जैसे इस्लाम आया था, दैट इज इस्लाम जो आया था वो बेसिकली लेके आया था, काफी ज्यादा चेंजेस लेके आया था, और सिंपली अगर हम कह सके जो कमिंग ऑफ इस्लाम इन इंडिया रिजल्टेड इन मैनी थिंग्स, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग था कि ये जो आपके जो आइडियाज थे, ठीक है ना, ये जो आइडियाज थे इस्लाम में या फिर हिंदू और मुस्लिम्स में जो आता है इनका अमलगमेशन हो रहा था। सिंपली अगर हम कहें बोरोइंग ऑफ रिलीजियस आइडियाज बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों के ही रिलीजियस आइडियाज में जो आपके अच्छे अच्छे एलिमेंट्स थे उनको ही बेसिकली क्या कह रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे अपने रिलीजन में, ठीक है ना कहीं अपने प्रैक्टिसेस में उसको इनकलकेट कर रहे थे। और ये जो टू रिलीजन थे बेसिकली इस ट्रेंड ने उन दोनों रिलीजन को काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। और यही एक रीजन था कि इसका लिबरल फॉर्म, दैट इज हिंदूज का लिबरल फॉर्म और मुस्लिम का जो लिबरल फॉर्म है वो हमको देखने को मिलता है। एमर्जेंस ऑफ सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट। अब ये जो सूफी एंड भक्ति मूवमेंट से ये हमारा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो हम इसको डिटेल में करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, बट यहाँ पे प्लीज डू एम्फसाइज कि इसमें बेसिक एलिमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहले हम करते हैं दी सूफीज, हु वर दे, क्या इनका एसेंस था, ठीक है। तो अमंग द मुस्लिम्स बेसिकली जो पर्शिया से आए थे या फिर अदर लैंड से आए थे 11th सेंचुरी में, उनको कहा जाता है कि वो सम सूफीज थे, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर दे केम फ्रॉम द पर्शिया एंड साथ ही साथ अदर लैंड्स। और कब से स्टार्ट होता है, 11th सेंचुरी से अगर हम देखें तो उनको हम कुछ को सूफीज कह देंगे। अब जब ये इंडिया में आए तो ये सेटल हो गए काफी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और इनके काफी इंडियन फॉलोअर्स भी हो गए। बिकॉज जो सूफी था, अब इंडियन फॉलोअर्स क्यों होते होंगे, बेसिकली वो इंडियन फॉलोअर्स जो थे वो एक लिबरल रिलीजन को ढूंढ रहे थे, ठीक है। अब ये जो सूफी रिलीजन जो है या फिर मैं सूफी मूवमेंट जो है ये एम्फसाइज करता था सिंपली लव एंड डिवोशन। इसमें जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे, जो वेरियस आपका जो रिचुअल्स होती थी, ठीक है ना, आपका प्रेयर्स होती थी, फास्ट होती थी, ठीक है, उनको फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। तो सूफी एम्फसाइज करते थे लव एंड डिवोशन में, ठीक है। और लव एंड डिवोशन से आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली गॉड के पास आ सकते हैं, ठीक है। सिंपली एक कहा जाए कि अगर ये गॉड, ये लव एंड डिवोशन जो है एक मीन है इन ऑर्डर टू कम और कमिंग नियरर टू गॉड। गॉड के पास आप लव एंड डिवोशन से जा सकते हैं।
नाउ सूफी मूवमेंट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई पर्सन दैट इज इफ वन ट्रूली लव्स गॉड, तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड के पास में नहीं आएगा बल्कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके भी पास आएगा। सो इफ वन ट्रूली लव्स गॉड द वन केम क्लोज बोथ टू द गॉड एंड उनके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है। नाउ इसमें जो प्रेयर्स थी, फास्ट एंड रिचुअल्स को उसको ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता था, उसको आपका इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता था। सिंपली इंपॉर्टेंट था दैट इज द ट्रू लव ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ द एम्फेसिस ऑन द लव। अब ये जो लव का जो एलिमेंट और डिवोशन का आया, तो इसमें जो टॉलरेंट की बात करी गई थी सूफी मूवमेंट ने, वो काफी ज्यादा टॉलरेंट की बात करी गई थी। अब ये जो टॉलरेंट आएगा ये क्या है कि टॉलरेंट रहेंगे आप अदर रिलीजन्स, जो भी अदर रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, उसके यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं सूफी रिलीजन के वो टॉलरेंट रहेंगे, ओके। और साथ ही साथ वेरियस अदर रिलीजन्स के एंड सेक्ट्स हैं एंड बिलीव दैट जो पार्ट ऑफ द गॉड है ना वो काफी है, कोई भी सिंपल एक नहीं है, ठीक है। जो सूफीज थे वो इंफेसाइज करते थे कि हम रिस्पेक्ट करेंगे ऑल ह्यूमन बीइंग्स की, कि वी रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स की, हम रिस्पेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अब ऑब्वियसली देखो ये देखने को मिल रहा है हमें कि ये आपका एक लिबरल मूवमेंट है आपका, या फिर लिबरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस्लाम के। तो जो ऑर्थोडॉक्स उलेमास रहेंगे ऑब्वियसली वो इसको क्या करेंगे, वो इसको सैंक्शन नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ इसको अगर मैं कहूं कि इसको अप्रूव नहीं करेंगे। जो ऑर्थोडॉक्स उलेमास जो हैं, सो दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ द सूफी बिकॉज दे मेंटेन दैट जो सूफी टीचिंग्स है ना वो एग्रीमेंट में नहीं है विद द ऑर्थोडॉक्स इस्लाम। यानी और इस्लाम में जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है या फिर जो ओरिजिनल इस्लाम की जो टीचिंग्स है या फिर टेनेट्स है उससे काफी ज्यादा जो सूफी मूवमेंट है वो अगेंस्ट बातें करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज थे, वो भी काफी रिस्पेक्ट करते थे सूफी सेंट्स की, बिकॉज वो जो सूफीज थे दे फेल्ट दैट कि ये नेसेसरी है ऑफ पीपल टू फॉलो द टीचिंग ऑफ अ पीर। तो सूफीज वर्क अंडर द इंप्रेशन दैट कि बेसिकली लव एंड डिवोशन का एलिमेंट आपका तब आएगा जब आप जो टीचिंग्स हैं पीर की, आपके जो टीचर्स हैं उनके बारे में उनको फॉलो करेंगे और उनकी टीचिंग्स को आप सुनेंगे, और साथ ही साथ जैसे आप हिंदू गुरु को सुनते हैं, ठीक है। तो जो पीपल्स थे नियर बाई टाउन्स एंड विलेजेस में वो बेसिकली आते थे, पीर्स को सुनते थे, ठीक है, जो वो प्रीच करते थे, पीच दैट इज द पीर। और जो सूफीज जो थे साथ ही साथ वो एम्फसाइज नहीं करते थे कि वो कन्वर्ट करें हिंदूज को टू इस्लाम, ठीक है। सो वो कन्वर्जन के अगेंस्ट में थे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वो एडवाइस करते थे हिंदूज की टू बी बेटर हिंदूज बाय लविंग दी वन ट्रू गॉड, ओके, कि आप वन ट्रू गॉड को करके जो आप हिंदू है, आपका जो रिलीजन है, आप बेटर हिंदू आप बने, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि अगर आपका कोई भी सूफी जो फॉलोअर्स है आपका कोई हिंदू, तो वो उसको फोर्स करें कि आपको कन्वर्ट होना है इस्लाम में, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स की बात करें तो उसमें आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। उनको कंसिडर किया जाता है कि बेसिकली एक बेटर नोन सूफी सेंट्स हैं, वो एसोसिएटेड हैं अजमेर से, ठीक है, और ये डाई हुए थे 1236 में इनका डेड हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इनको क्यों जाना जाता है या फिर इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने मेंटेन किया था कि जो डिवोशनल म्यूजिक है वो एक वे है कि जिसके थ्रू आप गॉड के क्लोज में जा सकते हैं, कि डिवोशनल म्यूजिक को काफी ज्यादा इन्होंने क्या किया था, एम्फसाइज किया था डिवोशनल म्यूजिक को, और ये एक वन वे है कि आप गॉड से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई म्यूजिक है उसको ब्यूटीफुली तरीके से प्लेड किया जाए या फिर उसको गाया जाए तो सिंपली ये कहा जाएगा कि गॉड की प्रेजेंस में आप अपने आप को पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो आपका एलिमेंट था दैट इज द डिवोशन टू द म्यूजिक और डिवोशनल म्यूजिक, ये भी उलेमा को आपका एक्सेप्ट नहीं था। उलेमास डिड नॉट अप्रूव ऑफ लिंकिंग म्यूजिक विद द रिलीजन, वो रिलीजन को म्यूजिक से लिंक नहीं करना चाहते थे, ओके। साथ ही साथ अगर हम देखें ये जो चिश्तीज थे, नाउ इन ये जो फॉलोअर्स थे बेसिकली ये वेरियस गैदरिंग्स करते थे चिश्तीज, ये गैदरिंग्स करते थे। गैदरिंग्स में काफी लोग जो बेसिकली वेल अच्छे से गा सकते हैं वो सब इकट्ठे होते थे और म्यूजिक बेसिकली ये लोग सुनते थे। साथ ही साथ इसी टाइम में हमको कव्वाल भी देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली सिंगिंग करते थे इन गैदरिंग्स में, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं था ये जो इस्लामिक जो सॉन्ग्स थे बस वही गाते थे या फिर पर्शियंस थे, इसमें हिंदी सॉन्ग्स को भी गाया जाता था, काफी ज्यादा वो भी पॉपुलर थे। अनदर इंपॉर्टेंट अगर सूफी सेंट्स के हम बारे में बात करें तो वो आते हैं बाबा फरीद
अगर वो हम देखें ये कहाँ रहते हैं, तो ये अजोदन में रहते थे या फिर पाक पटन में रहते थे, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सिंपली आप यह याद रखिए कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। ठीक है, और अदर्स भी थे जो कि अदर पार्ट ऑफ इंडिया में रहते थे, सच एज जो बात करी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको प्लीज आप इसका जो रिलीजन, इनका जो एरिया है उसको आप याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद जो है और गेसु दराज ये आपके गुलबर्गा से थे। नेक्स्ट है शाह आलम बुखारी, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। बहाउद्दीन जकारिया, ये मुल्तान से। और शेख साहिब उद्दीन सुरहावर्दी, ये बिलोंग करते हैं सिलहट से, जो कि है आसाम में। नाउ एक सूफी सेन के बारे में और बताया गया है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सुल्तान थे इनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, साथ ही साथ इनमें जो पब्लिक थे वो भी उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, और उनका नाम है दैट इज द निजामुद्दीन औलिया, निजाम उद्दीन औलिया, जिनके बारे में ये कहा गया है कि बेसिकली इन्होंने अपना जो सेंटर बनाया था वो बनाया था नेबरहुड ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के इन एंड अराउंड में अपना जो होल बनाया था, या फिर जो आपका एरिया था जो वहां से वो प्रीच करते थे, आपका दिल्ली नेबरहुड एरिया ऑफ दिल्ली था। इनको कहा जाता है कि काफी ज्यादा ब्रेव एंड ऑनेस्ट थे। अब किस कॉन्टेक्स्ट में ये ब्रेव एंड ऑनेस्ट थे? नो, ये ब्रेव एंड ऑनेस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में थे कि अगर कोई भी सुल्तान होता था, उनका कोई भी एक्शन होता था, अगर वो बेसिकली उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो फ्रीली बोल देते थे, ठीक है, विदाउट फियर, ठीक है, और सच्चाई में बोल देते कि ये जो आपका एक्शन है ये खराब है, ये आपका बेनिफिट नहीं कर रहा है और इसको आपको चेंज करना चाहिए। सिंपली वो अफ्रेड नहीं करते थे आपका सुल्तान से या फिर उनकी अथॉरिटी से, जैसे उस टाइम पे और लोग करते थे। Next sub topic is the Bhakti movement. The Bhakti movement. अब इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो सिंपल अगर हम देखें तो जो भक्ति मूवमेंट्स की है इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया में। ठीक है, तो स्टार्ट होता है ये अलवार्स एंड नयनार्स। जो अलवार्स थे ये लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड थे और जो नयन मार्स थे ये शिवा से। अब ये जो नयन आया ना, नयन, नयन मीन्स आंख, इसको आप शिवा से रिलेट कर सकते हो, उनकी तीसरी आंख थी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो अलवार थे वो विष्णु और जो नयन मार थे वो शिवा से आपका रिलेट करते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये तमिल डिवोशनल कल्ट था जो कि स्टार्ट हुआ था बेसिकली आपका तमिलनाडु में, और वो प्रीच करते थे आइडिया ऑफ भक्ति। अब ये आइडिया ऑफ जो भक्ति थे ये किसके थ्रू ये आपका प्रीच करते थे? ओके, तो ये वेरियस हिम्स लिखते थे एंड स्टोरीज के फॉर्म में ये काफी उसको आपका प्रोपोगेट करते थे भक्ति मूवमेंट को। अब ये जो मूवमेंट अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर था विद द मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस इन द टाउन्स। ठीक है, तो दिस मूवमेंट जो था काफी ज्यादा पॉपुलर था अमंग द मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस, जो कि हमको मिलते हैं कहां पे? टाउन्स में। साथ ही साथ आपका ये पीजेंट्स जो थे उनमें भी पॉपुलर था, जो कि हमको देखने को मिलते हैं विलेजेस में। तो बोथ टाउन्स एंड विलेजेस में ये पॉपुलर था। तो भक्ति, और ये जो भक्ति मूवमेंट था इसने कंटिन्यू रखा अपनी जो अर्लियर टीचिंग्स थी, ठीक है, दैट इज जो लिबरल वाली जो टीचिंग्स थी उसको ही को कंटिन्यू रखा, इस टाइम में भी हमको देखने को मिलता है। और मोस्ट ऑफ अगर हम इनके सेंट्स देखें, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सेंट्स वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट से। और साथ ही साथ जो भक्ति टीचर्स थे बेसिकली वो ये भी बताते थे कि जो रिलेशनशिप है और ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन मैन एंड गॉड का, इसका जो मेन बेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए लव एंड डिवोशन। अब ये सेम एलिमेंट है जो कि सूफी मूवमेंट्स या फिर जो सूफी सेंट्स थे वो भी एम्फसाइज करते थे। ओके, नाउ ये कहते थे कि ये जो लव एंड डिवोशन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो अर्लियर टाइम पे जो वेरियस आपका रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, रिचुअल्स होती थी, सैक्रिफाइसेस होती थी, वो आपकी यूजलेस है, उनका कोई भी यूज नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि इस टाइम जो टॉलरेंस है वो टॉलरेंस भी काफी ज्यादा से ज्यादा
हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, अमंग द मैन एंड रिलीजन्स, ताकि हम जो अदर रिलीजन्स है उनको भी रिस्पेक्ट कर पाए और उनको भी आपका क्या कर पाए, इक्वेट कर पाए अपनी सोसाइटी में। अब कुछ वेरियस फेमस टीचर्स की बात कर लेते हैं, भक्ति टीचर्स की। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आते हैं चैतन्य महाप्रभु। अब ये जो रिलीजियस टीचर हैं ये प्रीच करते थे बंगाल एरिया में, और ये डिवोटी थे कृष्णा के, लॉर्ड कृष्णा के ये डिवोटी थे। इन्होंने वेरियस कंपोज करी हैं हिम्स जो कि रिलेटेड हैं कृष्णा से। साथ ही साथ ये क्या करते थे, बेसिकली ये गैदर करते थे ग्रुप जो भी इनके लाइक माइंडेड जो पीपल्स होते थे या जो इनको बेसिकली सुनने आते थे, ठीक है, जो इनके डिसाइपल्स थे, और प्रीच करते थे, और साथ ही साथ बेसिकली ये सिखाते जाते थे जो कि भी हिम्स इन्होंने लिखी थी सर। और इन्होंने ट्रैवल किया था वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, और साथ एट द एंड ये हमको देखने को मिलता है कि ये पुरी में जाके, पुरी दैट वाज लोकेटेड इन ओडिशा में जाके आपके ये सेटल हो गए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो वहां पे जो भक्ति सेंट थे वो थे ज्ञानेश्वरा। अब यहां पे इनको इसलिए भी जाना जाता है कि इन्होंने रीरोड करी थी गीता, दैट इज द भगवत गीता, और ये जो रीरोड करी थी गीता, इसका जो लैंग्वेज थी इस टाइम ये मराठी थी, ठीक है। अब क्यों किया था इन्होंने रीरोड आपका मराठी में, इट इज बिकॉज बेसिकली जो ऑर्डिनरी पीपल्स है वो ज्यादा से ज्यादा इस गीता को समझ पाए। बिकॉज ये जो गीता इस टाइप की जो बुक्स थी, रिलीजियस बुक्स थी या फिर मैथोलॉजिकल बुक्स थी, एंशिएंट टाइम पे क्या होता था कि इनको आपका संस्कृत में लिखा जाता था, जो कि सिर्फ लोग अपर कास्ट के लोग समझ पाते थे। टू बी मोर प्रिसाइज की अगर हम बात करें, जो किंग्स हैं या फिर अगर जो बिलोंग करते हैं आपका ब्राह्मण्स कम्युनिटी से, उनको ही संस्कृत आती थी। ऑन दी अदर हैंड जो लोअर स्ट्रेटा, जो मास बेस है, उसको आपका वो अनअवेयर रहते थे इसमें जो टीचिंग्स है, इसलिए इन्होंने आपका रीजनल लैंग्वेज में या फिर वर्नाक्युलर लैंग्वेज में इस गीता को लिखा, दैट इज द मराठी, सो दैट जो ऑर्डिनरी पीपल है वो ज्यादा से ज्यादा इसको अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, उसके लेटर पीरियड में अगर हम देखें बेसिकली तो हमको और भक्ति सेंट्स भी देखने को मिलते हैं, सच एज नामदेव, एंड लेटर पीरियड में तुकाराम। बहुत अगर हम देखें तो ये बेसिकली कॉन्टिन्यूट करते हैं कि जो आइडिया है ऑफ डिवोशन टू गॉड थ्रू लव, ठीक है, तो इनका बेसिस यही रहा भक्ति मूवमेंट्स का। फिर बनारस में अगर हम देखें तो बनारस में हमको देखने को मिलता है कि एक वीवर थे जो कबीर, और ये काफी एक इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स है। अब यहां से हमको कुछ भक्ति सेंट्स में और या फिर भक्ति जो टीचर्स हैं, जो भक्ति सेंट्स के जो टीचर्स अगर हम जो कहें, उनमें से उनकी जो टीचिंग्स थी वो कुछ डिफरेंट देखने को मिलती है, ठीक है। कैसे, इन बनारस में ये जो वीवर्स थे जिनको आपका कबीर के नाम से जानते हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स है। अब ये आपके जाने जाते हैं अपने वेरियस दोहास के लिए या फिर अगर हम कहें कपलेट्स के लिए, जो कि बेसिकली इन्होंने कंपोज किए हैं, ठीक है, और ये टॉट करते थे अपने फॉलोअर्स को, साथ ही साथ ये रीजनल लैंग्वेज में उनको काफी ज्यादा प्रीच करते थे। नाउ जो कबीर इसलिए भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है कि उनको कंसिडर किया जाता है कि ये ब्रिज करते थे बिटवीन दी हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो ये ब्रिज करते थे बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ठीक है, और ये मानते थे कि जो रिलीजियस डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि जो कोई भी अगर पर्सन है, इज दैट एवरीवन शुड लव गॉड, लॉर्ड लव, जो गॉड है उसको लव करना चाहिए, और ये जो रिलीजियस डिफरेंसेस है ये आपके मैटर नहीं करना चाहिए। जो गॉड है उनको वेरियस नेम से जाना जाता है, सच एज राम हो गया, रहीम हो गया, हरि हो गया, अल्लाह हो गया। सिंपली अगर हम कहें गॉड इज वन, और उनको अदर नेम से भी जाना जाता है। तो हम क्यों, जो पीपल है क्यों लड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके गॉड के नेम के ऊपर, ठीक है। अब ये जो फॉलोअर्स थे आपके इनके, दैट इज द कबीर के, इन्होंने एक अपने को सेपरेट ग्रुप में बनाया था, और उनका जो नाम था दैट इज द कबीर पंथीस। और एट लेटर पीरियड अगर हम देखें तो सूरदास एंड जो दाऊ है उन्होंने कंटिन्यू किया था यहां पे भक्ति ट्रेडिशंस। ओके, और भी अदर रिलीजियस टीचर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, इक्वली इंपॉर्टेंट थे अगर मैं कहूं कबीर के जितने ही बेसिकली, और उन्होंने आने वाले सेंचुरीज लेटर में काफी पावरफुल थे वो, और उनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था नदर्न इंडिया में। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज द गुरु नानक। अगर हम देखें तो उनको कंसिडर किया जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन जो नानक थे वो बेसिकली वो एक
विलेज अकाउंटेंट के बेटे थे जो कि पंजाब में रहते थे, ठीक है। और जो नानक के ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने उनको हेल्प किया था कि वो एम्प्लॉयमेंट यानी उनको एक जॉब मिल जाए एक लोकल गवर्नर के ऑफिस में, ठीक है। और जो लोकल गवर्नर है उसका नाम यहाँ पे आ जाता है लोकल गवर्नर। प्लीज जो रिमेंबर, हो सकता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में ये पूछ लें, तो दौलत खान लोधी। बट जो नानक थे बेसिकली उनका जो हार्ट था वो आपका, अगर मैं कहूं कि उनका दिल नहीं रखता था काम में, ठीक है। तो उन्होंने इस जॉब को लेफ्ट कर दिया और साथ ही साथ वो ट्रैवल किया उन्होंने ऑल ओवर कंट्री में। फाइनली जो गुरु नानक थे वो सेटल्ड हुए, बेसिकली रिटर्न हुए सबसे पहले और सेटल्ड हुए फाइनली करतारपुर में। करतारपुर जिनको हम दारा बाबा भी और देरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिमेज साइट है। ओके, तो इनकी जो टीचिंग थी बेसिकली वो वर्सेस की फॉर्म में थी, ठीक है। और बेसिकली उनको इंक्लूड किया गया एक स्क्रिप्चर में जिसको हम जानते हैं आदि ग्रंथ नाम से, आदि ग्रंथ नाम से, जिनको कंपाइल किया था इनके जो फोर्थ सक्सेसर थे, ठीक है। दैट इज गुरु नानक जो फर्स्ट थे जिन्होंने आपका रिलीजन को आपका क्या किया, फॉर्म किया है, ठीक है, एस्टैब्लिश किया। उसके जो इनके 4 सक्सेसर थे उन्होंने इसको कंपाइल किया गया है इन अर्ली 17th सेंचुरी में। अब जो नानक थे बेसिकली उनकी जो टीचिंग्स थी, अगर हम उनकी टीचिंग्स के बारे में देखें तो ये हमको देखने को मिलता है कि वो भी ये कहते थे कि द ओनली वे टू बी क्लोज टू गॉड इज टू लव गॉड, यानी कि भी लव को एम्फोसाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो भक्ति एलिमेंट था, ठीक है, भक्ति मूवमेंट का जो एलिमेंट था वो यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि ये अगर आपको गॉड के पास जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसको प्यार करना पड़ेगा, लव टू गॉड, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहते थे बेसिकली अगर हम कहें कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच में देयर इज नो सच कास्ट डिफरेंसेस, कोई भी कास्ट डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे मेंस आपके क्या है, कम्युनिटी बेसिकली अगर हम कहें तो इक्वल है। ओके, साथ ही साथ जो नानक जी थे वो इंसिस्ट करते थे बेसिकली और अपने फॉलोअर से भी ये कहते थे कि आप लोग एक कम्युनिटी किचन या फिर एक कॉमन किचन दैट इज द लंगर का आयोजन करें, और लंगर को बेसिकली ज्यादा से ज्यादा करें जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कम्युनिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पर्सन, कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है, वो सब बैठ के एक साथ खाना खाएं। ओके, और उनके जो फॉलोअर्स थे बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उनको ग्रुप किया था टुगेदर साथ में, और अपनी डेथ से पहले एक गुरु को अपॉइंट कर दिया था जो उनके लीडर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम देखें जो फॉलोअर्स ऑफ द जो 10th गुरु थे उनको हम कहते हैं खालसा। अभी जो खालसा है इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें वो निकलता है दैट इज दी प्योर, दी प्योर, ये लिटरल मीनिंग निकलता है। और 17th सेंचुरी में अगर हम देखें तो यही जो खालसा था ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और बेसिकली इन्होंने अपने आप को एक मिलिट्री ग्रुप्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऑल्दो उसके लिए क्या सिचुएशंस रिस्पॉन्सिबल थी, क्या रीजंस थे, वो हम उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे ये जो खालसा पंथ थे और इन्होंने अपने आप को एक मिलिट्री ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। ओके ना, अब यहां से हमको ये देखने को मिलता है कि जो सिख्स हैं अंडर खालसा पंथ या फिर खालसा ग्रुप्स, अब वो डिस्टिंग्विश करने लगे थे अपने आप को अलग लोगों से, डिस्टिंग्विश themselves फ्रॉम अदर्स। और ये जो डिस्टिंग्विश करते थे ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये करते थे, ठीक है ना। सिंपली अगर हम कहें तो 5 केस। अब ये जो फर्स्ट के है ये आ जाएगा आपका केश, दैट इज इसको अगर हम देखें तो हेयर आ जाएगा। सेकेंड अगर हम देखें तो कंघा, कॉम्ब आ जाएगा। फिर करा, अब ये जो है एक आयरन ब्रेसलेट आ जाएगा। कृपन और कृपान ये हो जाएगा एक डैगर हो जाएगा। एंड कच्छा जो कि हो जाएगा आपका एक अंडरगारमेंट, दैट इज आपका अंडरवियर, ठीक है। तो ये जो भक्ति मूवमेंट का अगर हम एसेंस देखें, ठीक है, कंक्लूड करने की कोशिश करें तो भक्ति मूवमेंट सिंपल से अगर हम उसको कंसिडर करते हैं कि एक रिलीजियस मूवमेंट था तो ये ट्रू नहीं होगा, इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते हम भक्ति मूवमेंट्स को, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट अ रिलीजियस मूवमेंट। साथ ही साथ इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल मूवमेंट था, ठीक है, ये सोशल मूवमेंट था और मोर एप्रोप्रिएट टू से कि ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, बिकॉज इसने इन्फ्लुएंस किया था उस टाइम के सोशल आइडियाज थे। अगर हम अर्लियर टीचर्स की बात करें, जो अर्लियर भक्ति टीचर्स थे सच एज तो
तमिल डिवोशनल कट था या फिर उनके जो सेंट थे सच एज चैतन्य, वो कंसर्न थे अपने रिलीजन को लेकर, देयर इज नो डाउट। बट जो लेटर जो भक्ति आपके सेंट्स थे इधर कबीर एंड नानक, अगर हम बात करें तो जो वो उनके जो आइडियाज थे वो काफी ज्यादा एक तरीके के सोसाइटी से रिलेटेड उनके आइडियाज थे, यानी एक रिफॉर्म लाने के लिए उनके आइडियाज थे। बिकॉज सोसाइटी को वो लोग कंसर्न थे कि सोसाइटी को कैसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो कहते थे कि ये जो डिवीजन है सोसाइटी में, दैट इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू कास्ट, ये काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, ओके ना। साथ ही साथ वो डिसअप्रूव करते थे कि जो विमेन्स थी उनका जो लो स्टेटस था, जो विमेन का लो स्टेटस था, उससे भी वो काफी ज्यादा कंसर्न थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विमेन्स है उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी एनकरेज करना चाहिए कि वो भी ज्वाइन करें जो मेन फोल्क हैं वेरियस एक्टिविटीज में, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो फॉलोअर्स थे आपके कबीर एंड नानक के, ठीक है, जो साथ में अपना उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उसमें उन्होंने विमेन्स को भी इंक्लूड किया था, वो गैदरिंग्स में उनको भी लेके जाते थे, ठीक है। और सम ऑफ द फाइनेस्ट हिम्स जो थी वो भी विमेन्स ने कंपोज करी है। उनमें से फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जो नेम आता है दैट इज द मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में अगर थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करें तो मीराबाई जो थी बेसिकली ये प्रिंसेस थी फ्रॉम राजस्थान की, ठीक है। तो ये राजस्थान की एक प्रिंसेस थी और इन्होंने जो अपनी जो लग्जरी जो लाइफ थी उसको आपका क्या कर दिया था, उसको छोड़ के, ठीक है ना, इन्होंने अपना लग्जरी लाइफ को गिव अप कर दिया था और ये डिवोटी बन गई थी। डिवोशन का जो एलिमेंट है वो एम्फसाइज करते थे, या फिर सिंपली अगर मैं कहूं डिवोटी बन गई थी आपकी लॉर्ड कृष्णा की। और ये नेक्स्ट देखेंगे हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सबसे पहले भक्ति सेंट्स का देखते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे। भक्ति सेंट्स, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो भक्ति सेंट्स है बेसिकली ये जो लैंग्वेज यूज करते थे ये रीजनल लैंग्वेजेस यूज करते थे, रीजनल लैंग्वेजेस या फिर वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस, स्पेशली वो लैंग्वेजेस जो ऑर्डिनरी पीपल्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज इस टाइम पे जो एमर्ज हुई थी उन्हीं से आपका इंस्पायर होके हमारी प्रेजेंट इंडियन लैंग्वेजेस भी आज जो हम उनको बोलते हैं वो भी उसी का एक तरीके का एलिमेंट है, ओके। तो जो लैंग्वेजेस उस टाइम पे डेवलप हुई थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ आपका उसमें और चेंजेस आए और फाइनली प्रेजेंट की लैंग्वेजेस वो फॉर्म बनी। अगर हम देखें टू फॉर्म्स ऑफ हिंदी की, अगर हिंदी देखिए उस टाइम फॉर्म्स में थी तो एक तो आपकी ब्रज भाषा थी और दूसरी अवधि, उसको यूज होता था। पंजाबी अगर हम देखें तो वो भी नॉर्थ में स्टार्ट होना, उसका बेसिकली यूज होना स्टार्ट हो गया था। वेस्टर्न इंडिया में देखें तो हमको गुजराती देखने को मिलती है, ईस्टर्न इंडिया में बंगाली, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन में मराठी, एंड जो मैसूर का रीजन है वहां पे कन्नड़ा लैंग्वेज। इसी तरीके से तेलुगु जो लैंग्वेज थी, जो रीजनल लैंग्वेज थी, वो आंध्र प्रदेश में फेमस हुई और साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश अगर हम देखें वहां पे तमिल लैंग्वेज। इसी तरीके से जो ओरिया है वो ओडिशा में स्पोक करी जाती थी। आसामीज एंड सिंधी का भी जो ओरिजिन है इसी टाइम से ट्रेस किया जाता है। मलयालम केरला में, तो ये जो आपकी लैंग्वेजेस थी इस टाइम पे एमर्ज हुई थी, रीजनल लैंग्वेजेस स्पेशली अगर हम बात करें। और साथ ही साथ अगर हम देखें ये जो लैंग्वेजेस थी ये किससे ग्रू हुई थी या फिर इनकी जो मदर लैंग्वेज वो कौन सी, तो वो हमको ट्रेस होता है कि जो फॉर्म थी दैट इज द अपभ्रंशास या फिर अपभ्रंशा एंड प्राकृत। अगर प्राकृत के बारे में हम बात करें, जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, उसी का सिंपलर फॉर्म जो थी उसको हम प्राकृत की तरह यूज करते हैं, जो कि रीजनल लैंग्वेजेस उससे काफी ज्यादा ग्रो हुई थी। ओके, नाउ अब कोर्ट लैंग्वेजेस की कुछ बात कर लेते हैं कि जो कोर्ट लैंग्वेजेस थी या फिर कोर्ट में जो लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी यूज होती थी। तो पर्शियन लैंग्वेज काफी ज्यादा यूज होती थी कोर्ट में, साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेजेस भी यूज होती थी। लेकिन ये जो रीजनल लैंग्वेजेस थी इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो क्लियरली विजिबल है इनकी वैक्यूबलरीज में, और इसी तरीके से जो पर्शियन थी वो मिक्स होती गई आपकी रीजनल लैंग्वेजेस थे और सम न्यू लैंग्वेजेस फॉर्म होती गई। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो हिंदी है, हिंदी एंड पर्शियन लैंग्वेज जो है अगर उसको मिक्स होके बनती है दैट इज द उर्दू, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थी। अब उर्दू का अगर हम लिटरल मीन देखें तो उर्दू का मीन्स आता है कैंप। अब ये जो कैंप है या फिर ये जो उर्दू लैंग्वेज है ये इसका जो ओरिजिन है या फिर इसका जो
स्टार्टिंग का जो यूज है वो सोल्जर्स यूज करते थे जो जिनकी डिफरेंट मदर टंग्स होती थी, लेकिन ये जो सोल्जर्स थे उर्दू लैंग्वेज को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते थे। और इसकी अगर हम ग्रामर देखें तो हिंदी का जो है आपकी ग्रामर जो है वो सेम रही थी, और साथ ही साथ जो पर्शियन का इन्फ्लुएंस वो हमको देखने को मिलता है पर्शियन के जो वर्ड्स थे, तो ग्रामर हिंदी की और जो वर्ड्स थे जो पर्शियन के, इससे फॉर्म होके ये उर्दू लैंग्वेज बनती है। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें जो वर्ड्स थे वो पर्शियन के साथ साथ टर्किश से भी लिए गए थे और हिंदी से भी लिए गए थे, मेजॉरिटेरली पर्शियन वर्ड्स यूज होते हैं। नाउ जो उर्दू है उसको कहा जाता था कि ये इसको स्पोक किया जाता था डेक्कन में, और ये उर्दू ने काफी ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया था जो रीजन था तेलुगु एंड मराठी रीजन्स एज वेल। ग्रेजुअली जो उर्दू थी वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज बन गई थी टाउन्स में। और अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें, दैट इज जो आपका अरेबिक है, या फिर जो अरेबिक जो ट्रेडर्स काफी ज्यादा उसको यूज करते थे जो वेस्टर्न एशिया से आते थे, और अरेबिक ने भी इन्फ्लुएंस किया था वहां की लोकल लैंग्वेजेस से। इसी तरीके के मिक्सचर हमको देखने को मिलते हैं। तो अरेबिक अगर ओरिजिनल लैंग्वेज हो गई तो रीजनल लैंग्वेज के साथ मिक्सचर होकर उसकी एक सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड फॉर्म या फिर एक रीजनल न्यू लैंग्वेजेस फॉर्म हो जाती है। अब क्या स्टेटस था संस्कृत का, तो संस्कृत का स्टेटस भी देख लेते हैं। तो जो संस्कृत था वो कंटिन्यू रहा था बेसिकली, और अर्लियर जैसे भी उसको लिमिटेड पीपल्स उसको एक्सेस करते थे या फिर उसका यूज करते थे, इस टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि लिमिटेड पीपल ही इसको यूज करते हैं। और इसकी जो यूटिलिटी थी वो रिलीजियस रिचुअल्स में काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है। स्पेशली अगर हम देखें शैवाइट्स एंड वैश्वनाइट्स जो रिलीजियस रिचुअल्स थे उनको यूज करते थे। साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि वेरियस सेरेमोनियल ओकेजन्स जो होते थे कोर्ट्स में, और स्पेशली हिंदू रूलर्स के, तो हिंदू रूलर्स उनके यहाँ जो सेरेमोनियल ओकेजन्स होते थे उनमें ये यूज करते थे। इनमें अगर मैं बात करूं तो विजयनगर जो रूलर है और विजयनगर जो एम्पायर है वो इस लैंग्वेज को काफी यूज करता था। और ये जो लैंग्वेज थी इसका जो स्टेटस था बेसिकली रिमेन्ड हायर था, ठीक है, और ये इक्वेट की जाती थी कि ये लर्निंग पीपल से इक्वेट की जाती थी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस टाइम पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो पॉपुलर लिटरेचर थी, जो अर्लियर टाइम पे पॉपुलर लिटरेचर जो एमर्ज हुई थी और वो संस्कृत में हुई थी, तो इस टाइम हमको काफी ज्यादा उसका कन्वर्जन देखने को मिलता है। सिंपली अगर हम देखें उसको आपका क्या किया जाता है, रीरोड किया जाता है इन वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में। अब ये जो अर्लियर जो संस्कृत लिटरेचर थी दैट इज पुराणास हो गया, रामायणा हो गया एंड महाभारता हो गया, अब ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। अब व्हाट इज द मीन्स, क्या उसका रीजन था कि ये रीजनल लैंग्वेजेस में इसको काफी ज्यादा रीरोड किया गया था। नाउ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो अर्लियर जो संस्कृत थी वो लिमिटेड थी लोगों तक, और रीजनल लैंग्वेजेस में इन लिटरेचर का आपका ट्रांसफॉर्म करना या उसको रीरोड करने से इसलिए कहा गया था कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज ये लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ स्पेशली अगर हम कुछ राइटर्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं कंबन, जो कि लिखते हैं तमिल में, एंड पोथना जो कि लिखते हैं तेलुगु में। और इनके जो वर्क्स हैं अब वो लोकली लैंग्वेज में अवेलेबल है, सो दैट जो पीपल हैं जो संस्कृत अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अब वो भी वर्क्स को पढ़ सकते हैं। नाउ ये जो टेक्स्ट है सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें कि इंडियन लैंग्वेजेस में ही इसको रीरोड नहीं किया गया, बट इवन पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज में भी इसको क्या किया है, रीरोड किया गया। नाउ लिटरेचर अगर हम इस टाइम पे देखें कि ये नहीं सिर्फ ट्रांसलेशंस हो रहे हैं, ठीक है ना, एंड एडाप्टेशंस हो रहे हैं जो संस्कृत वर्क्स का, इस टाइम पे हमें ओरिजिनल वर्क्स भी देखने को मिलते हैं बाय द वेरियस नंबर ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स। और इस टाइम पे चाहे वो एपिक्स हो, पोएम्स हो, लिरिक्स, पोएम्स, प्लेस, और काफी ज्यादा हमको वेरियस लैंग्वेज में ओरिजिनल वर्क भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें जो तेलुगु पोएट है श्रीनदा, तो इन्होंने कंपोज करी थी मैनी पोएम्स जो कि रिलेटेड थी शिवा से, और इनमें से फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट है इनकी हर विलासा। नेक्स्ट मलिक मोहम्मद जैसे अगर हम देखें, मलिक मोहम्मद इन्होंने रोड करी थी पद्मावत, हिंदी में, ओके। और साथ ही साथ ये जो पोएम्स थी बेसिकली इनको विद्यापति इन मैथिली में भी रोड किया गया था, विद्यापति इन मैथिली लैंग्वेज जो थी रीजनल लैंग्वेज उसमें भी रोड किया गया था। सम अगर पोएट्स हम देखें बेसिकली जो राइटर्स थे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे पर्शियन लिटरेचर से, और उसमें एग्जाम्पल आता है
अमीर खुसरो का, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे पर्शियन लिटरेचर से। तो ये जो अमीर खुसरो है ये काफी पोएट्री लिखते हैं पर्शियन लैंग्वेजेस में, और इनकी जो थीम थी, ठीक है, तो सबसे पहले ये पर्शियन लैंग्वेज में अब इनकी पोएट्री लिखते हैं, और इनकी जो थीम थी वो लव से रिलेटेड थी, ठीक है ना, लव फॉर इंडिया एंड इट्स प्राइड। इररिस्पेक्टिव की ये पर्शियन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो थीम थी वो लव फॉर द इंडिया एंड इसके प्राइड के लिए, ठीक है, बिकॉज, और सिंपली अगर हम कहें तो एक इंडियन के तौर पे ये आपके लव फॉर इंडिया शो कर रहे हैं, प्राइड शो कर रहे हैं, बीइंग एन इंडियन। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज द आर्किटेक्चर। अब हम आर्किटेक्चर में देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे आपके इस टाइम पे। तो टर्क्स एंड जो अफगान्स देखे थे, जो टर्क्स एंड जो अफगान्स थे, ठीक है, अब ये जो आए थे पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया से, तो अपने साथ कुछ एलिमेंट्स वहां के भी लेके आए थे, दैट इज लेके आए थे अपने साथ न्यू स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो साथ ही साथ लैंग्वेजेस के हमने देखा, अलग कल्चर देखा, और ये आर्किटेक्चर में भी अपने जो डिस्टिंक्ट स्टाइल्स थे और टेक्निक्स को लेकर आए थे। अब ये जो है जिस तरीके से हमने लैंग्वेजेस में हमको देखने को मिलता है कि आपका मिक्सिंग हो रही है, इंटर मिक्सिंग हो रही है, तो इसी तरीके से इनकी जो टेक्निक्स थी मर्ज हुई विद द ओल्डर इंडियन आपके स्टाइल से, और एक न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इस टाइम पे हमको देखने को मिलता है। नाउ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम आर्किटेक्चरल फॉर्म देखें जो यहाँ पे मिक्सचर के थ्रू आपका एमर्ज हुए थे, वो थी ट्रू आर्च एंड द डोम। अब अगर हम ट्रू आर्च की बात करें तो ट्रू आर्च जो है वो पॉइंटेड आर्क होगी, और ये कोई भी बेसिकली इसको सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी बीम। पहले क्या होता था कि ये जो पिलर्स थे इस पे एक बीम रखा जाता था, इस तरीके की आर्च बनाई जाती थी, लेकिन अब क्या बन रही है, अब आपकी एक इस तरीके की पॉइंटेड आर्च बन रही है जो कि आपका सपोर्टेड है, बेसिकली जो स्टोन्स है उसको इस तरीके से प्लेस करके एक आपका ऑब्लिक्यू फॉर्म दी गई है, ठीक है, उस तरीके से पॉइंट को अचीव किया जाता था, अर्लियर तरीके से नहीं, जो सिंपली आपका एक स्लैब डाल के या बीम डाल के आपका क्या किया जाता था, उसको बनाया जाता था। नाउ डोम अगर हम देखें तो डोम क्या है, तो डोम जो इस टाइम पे आपका एक न्यू आर्किटेक्चरल फॉर्म जो एमर्ज हुआ था वो एक लार्ज इनक्लोज बाय अ हॉलो सेमी सर्कुलर रूफ कि इस तरीके का आपका डोम का स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर आपका रूफ होता था। अगर हम बोथ दिस फॉर्म्स देखें ना तो ये सिंपली अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा आपका एडवांस मैथमेटिकल नॉलेज एंड इंजीनियरिंग स्किल्स को शो करते हैं। तो दीज बोथ आर्किटेक्चरल फॉर्म्स शोज एडवांस्ड मैथमेटिकल नॉलेज एंड साथ ही साथ इंजीनियरिंग स्किल्स। अगर हम देखें कि जो टर्क के आने से पहले जो इंडियन आर्किटेक्ट थे ऐसा नहीं था वो ट्रू आर्च के बारे में जानते नहीं थे, बट उन्होंने उसके साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ठीक है, और विद दिस इनकी जो नॉलेज और जो स्किल थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रू आर्च वो काफी ज्यादा लिमिटेड थी। और साथ ही साथ अगर हम जो अर्लियर बिल्डिंग्स अगर हम देखें तो उसमें हमको कोई डोम भी नहीं दिखती है, सिंपली ओनली टावर्स एंड स्पायर्स दिखते हैं, ओके। तो जो आर्च था बेसिकली उसको भी कैसे बिल्ड करते थे, बाय प्लेसिंग अ बीम अक्रॉस टू अपराइट पिलर्स, जो कि हमने ए में एग्जांपल हमने ले लिया, इस तरीके से आर्च को करते थे। लेकिन जब आफ्टर ये जो टू स्टाइल्स आई वो दी डोम एंड ट्रू आर्च, अब उसको वाइडली यूज करा जाने लगा। और इनको कहां यूज करते थे, इनको मॉस्क्स में यूज करते थे, जो सुल्तान्स के लिए जो पैलेसेस बनते थे उनमें अब काफी ज्यादा यूज होने लगते थे, और साथ ही साथ जो टूम्स बनते थे उनमें भी इनका काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज होने लगा था। और जो प्राइवेट हाउसेस थे वहां पे भी अनदर स्ट्रक्चर अगर हम देखें जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है इस टाइम पे, अब वो आ जाता है टॉल सिलेंडर टावर, और जिसको हम मिनरेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे ताजमहल में जो 4 मिनरेट है इस तरीके की, और ये 4 कॉर्नर्स पे हैं, तो इस तरीके की मिनरेट्स, टॉल मिनरेट्स का भी आपका यूज काफी ज्यादा होने लगा था। नाउ अगर हम शेप देखें इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो सिमिलर थी ऑन द पर्शियन एंड सेंट्रल एशिया में जो आर्किटेक्चर मिलता है, बट यहाँ पे जो डेकोरेशन थी वो इंडियन। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि अगर मैं कंपेयर करूंगा जो पर्शियन एंड सेंट्रल एशियंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसे वो डिफरेंट थे आपके आर्किटेक्चरल इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो यहाँ पे जो शेप्स ऑफ बिल्डिंग्स वो मुझको सिमिलर मिलती हैं, हमें सिमिलर देखने को मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू
पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। साथ ही साथ इनमें जो डेकोरेशंस किया जाता था अब वो उसमें इंडियन टच देखने को मिलता है, या फिर मोर अप्रोप्रिएट टू से कि वहां पे जो इंडियंस हैं उनको उनके जो क्राफ्ट्समैन था बेसिकली उनकी जो स्किल्स थी उसको काफी ज्यादा यूज करके कंस्ट्रक्ट करी जाती थी ये बिल्डिंग्स। नाउ ये जो आपका कमिंग टुगेदर था टू रिजल्टेड, दैट इज जो टू फॉर्म्स आ रही हैं, चाहे वो आपका पर्शियन और सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स आ रहा है और इंडियन का, अब ये जो इंटरमिक्सिंग हुई थी इसका जो रिजल्ट था काफी ज्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, दैट इज कुतुब मीनार जो कि मॉस्क है एट दिल्ली, एक अर्लीस्ट अगर हम देखें वो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसको बिल्ड किसने किया था? इसको बिल्ड किया था ममलक्स ने। और साथ ही साथ जो इंडियंस का जो टच है उसका एक और भी रीजन था। अब ये लोग जो आपके पर्शियन और सेंट्रल एशिया थे अपने साथ में न्यू स्टाइल्स एंड आर्किटेक्चर्स लाए थे और इंजीनियर्स भी लेके आए थे, बट ये जो वर्कर्स थे वो तो इंडियंस थे। अब जो इंडियंस वो टेक्निक यूज करते थे तो कहीं ना कहीं इस तरीके का हमको ब्लेंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो दिल्ली के सुल्तान जो थे वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्प्लेंडर में अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे और साथ ही साथ जो फाइन पैलेसेस हैं उनके अंडर में हमको कंस्ट्रक्ट होते हुए दिखते हैं या फिर उनको वो आपका क्या करते थे? कमीशन करते थे। इनमें से कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें तो सिटाडेल ऑफ फिरोज शाह तुगलक जो कि फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जाना जाता है, एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ तुगलकाबाद का अगर हम फोर्ट देखें वो भी एक ग्रेट एग्जाम्पल है इसका। जो टूम्स हैं लोधी किंग्स के, टूम्स ऑफ लोधी किंग जो कि कंस्ट्रक्ट हैं दिल्ली में, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। इन दी पास्ट में अगर हम देखें जो स्ट्रक्चर्स बनते थे उनके कंपैरिजन में, और जो आउटर सरफेस अब इस टाइम पे जो डोम्स होता था वो कवर्ड होता था विद दी ब्यूटीफुल कलर्स, यानी उसमें वेरियस कलर्स का यूज करते थे, ठीक है। जो टाइल्स थी अलग अलग कलर्स की उसको यूज करते थे। तो एक तरीके की जो बिल्डिंग्स थी उसको इस तरीके से एक डिजाइन देते थे कि उसको कंसिडर करते थे कि अ ग्लो ऑफ ब्राइट कलर्स, काफी ज्यादा ब्राइट कलर्स हमको देखने को मिलते हैं इनके डोम्स में, सच एज चाहे वो टोर्टाइज ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, पिंक एंड लार्ज नंबर्स ऑफ मोर डेलिकेट शेड्स यूज करते थे। अब अगर हम दिल्ली देखें कि दिल्ली वाज नॉट दी ओनली प्लेस, कि ऐसा नहीं है कि जहां पे सुल्तान की सीट ऑफ पावर थी या फिर जो कैपिटल थी वहीं पे ये बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। अभी ये जो हमें मिक्सिंग है ये ऑल ओवर जो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर है ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में रीजनल आपके कोर्स में भी देखने को मिलता है। अब ये जो मिक्सिंग थी इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स की, इसमें काफी ज्यादा और एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे जिसके चलते हुए हमको वेरियस आपके डिफरेंट या फिर सम डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके और अलग अलग एलिमेंट्स भी अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रोविंशियल डायनेस्टीज की बात करें वो भी अपनी जो कैपिटल्स थी उनको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते थे, वेरियस फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करते थे, दैट इज द प्रोविंशियल जो डायनेस्टीज थी, बिकॉज वो भी इक्वेट करना चाहती थी जो सुल्तान्स थे उन्हीं के लाइंस पे, ठीक है। तो वो भी अपनी लाइफ ग्रेट स्प्लेंडर में जीती थी और अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजों को कमीशन करवाते थे, सच एज ब्यूटिफाई करवाते थे अपनी कैपिटल्स को, वेरियस फोर्ट्स करवाते थे। इनमें से कुछ एग्जाम्पल ले तो जो सार्की रूलर्स हैं ये हैं जौनपुर के, और इन्होंने वेरियस ब्यूटीफुल मॉस्क को बिल्ड करवाया था अपनी सिटी में। ऐसे ही अहमद शाह गुजरात के, जिन्होंने बिल्ड करवाया अहमदाबाद, और इसको वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट सिटीज ऑफ इंडिया के आपका नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो रूलर्स ऑफ मालवा थे उन्होंने ग्रेट मांडू आर्किटेक्चर जो था बेसिकली उस टाइम पे हमको देखने को मिलता है। अगर हम मोस्ट ऑफ ये जो बिल्डिंग्स थी अगर हम देखें तो इसमें स्टोन्स का काफी ज्यादा यूज होने लगा था। अब स्टोन्स का यूज होने लगा था तो अगर मैं कहूं तो ऐसा नहीं था कि हर जगह ही स्टोन्स का काफी ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन ये वेराइटी मींस ये जो आपका डिपेंड करता था कि वहां पे जो लोकल मटेरियल है वो कौन सा ज्यादा अवेलेबल है। तो नो डाउट यहाँ पे इन आपके आर्किटेक्चरल्स में जो आर्किटेक्चर्स इस टाइम पे बनते थे वहां पे स्टोन्स का काफी ज्यादा यूज होता था, बिकॉज वो स्टोन्स इजिली अवेलेबल होता था इन एरियाज में। लेकिन कुछ अगर हम आपका इसका एक्सेप्शंस देखें, सच एज अगर हम बंगाल में देखें, सच एज आपका गौर एंड पंडुआ, जो उनका जो कंस्ट्रक्शन था दैट इज गौर एंड, तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन था उसमें ब्रिक्स का काफी ज्यादा
यूज किया गया था, बिकॉज वहां पे जो स्टोन था वो इजिली नहीं मिलता था, ठीक है। और अगर हम कहें कि ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया में स्टोन इतना इजिली नहीं मिलता था इन कंपैरिजन टू दी नदर्न इंडिया। और कश्मीर में अगर हम देखें तो कश्मीर में जो आर्किटेक्चरल है वो सेंट्रल एशियन बेसिकली उसका जो पैटर्न है उसको फॉलो करा गया है, और वहां पे हमको वुड्स के जो आपकी जो डिजाइन्स हैं या फिर जो पैलेसेस हैं या फिर कोई भी मॉस्क है वो हमको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नाउ जो आर्किटेक्चर्स है इसको कमीशन करने के लिए काफी ज्यादा कैपिटल चाहिए थी, और वो कैपिटल आती थी ट्रेड से। तो जैसे जैसे ट्रेड प्रॉस्पर करता था वेल्थ आती थी, और जो किंग्स एंड जो नॉबल्स थे वो इस तरीके की न्यू आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को कमीशन करते थे अपने एरियाज में। इसी तरीके से अगर हम देखें जो बहामनी रूलर्स हैं वो इवन इक्वेट करते थे या फिर वो कंपटीशन करते थे दिल्ली सल्तनत से इन द टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। जो भी वहां पे होता था उसी के कंपैरिजन में वो अपने आप ही करते थे। और जो कैपिटल सिटीज थी इनकी गुलबर्ग एंड बिदार, उस टाइम पे हमको काफी ज्यादा बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न देखें कि इस टाइम पे कि क्या टोटली जो न्यू आर्किटेक्चर का जो पैटर्न था सिर्फ वही आया था या फिर ओल्ड जो ओल्डर स्टाइल था वो भी कंटिन्यू रहा था, तो दोनों ही हमको मिक्स मिलता है कि ओल्ड स्टाइल भी इन बिल्डिंग्स में हमको देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो न्यू स्टाइल था उसमें भी हमको बिल्डिंग्स देखने को मिलती है कि एक मिक्स देखने को मिलता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें, गुलबर्ग में जो जामा मस्जिद है वो हमको पर्शियन स्टाइल में देखने को मिलती है, और बिदार में अगर हम मदरसा देखें तो वो हमको पर्शियन स्टाइल में देखने को मिलता है। ओके, परहैप्स अगर हम देखें कि कौन कौन सी बेस्ट बिल्डिंग थी तो उनमें से आपका एग्जाम्पल में आता है दैट इज द गोल गुम्बज जो कि लोकेटेड है बीजापुर में, और टूम है वन ऑफ द बीजापुर किंग्स का। तो इसका जो डोम है उसको कंसीडर किया जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। ओके, तो इसका जो डोम है वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम है इन द वर्ल्ड में। और ये जो न्यू डेवलपमेंट थे आर्किटेक्चर के सिर्फ लिमिटेड नहीं थे कैपिटल सिटीज में या फिर वेरियस प्रॉस्परस टाउन्स में जहां पे ट्रेड होता था, इवन फोर्ट्स में अगर हम देखें जो कि फोर्टिफाइड एरिया होते थे या वेरियस फोर्ट्स होते थे उनके अंडर में भी हमको ये मैग्निफिशेंट बिल्डिंग देखने को मिलती हैं। और इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है डेक्कन। डेक्कन के जो फोर्ट्स थे उनके अंडर में भी और उनके अंदर में भी हमको मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फोर्ट एट दौलताबाद, फोर्ट एट दौलताबाद एंड गोलकोंडा अगर हम देखें तो इसका हमको एक क्लासिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है। नाउ साउथ की बात कर लेते हैं। फर्दर साउथ अगर हम विजयनगर के बारे में देखें तो विजयनगर जो किंग्स थे वो लार्ज डोनेशंस देते थे किसके लिए, बिकॉज दे आर हिंदू रूलर्स विजयनगर, तो ये लार्ज डोनेशन देते थे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। तो वेरियस इनके रेंज में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। साथ ही साथ जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रैवलर्स थे जो आउटसाइड इंडिया से आते थे सच एज, उन्होंने भी इन टेम्पल्स के बारे में काफी ज्यादा एक ग्लिम्स छोड़ा हुआ है अपनी राइटिंग्स में। चाहे अगर कुछ हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की तो दुअर्ते बारबोसा, नूनेस एंड इवन पेस, बिकॉज जो विजयनगर एम्पायर है उनमें जो फॉरेनर्स हैं उनके जो अकाउंट से काफी ज्यादा जो ट्रैवलर्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी प्लीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो जहां पे भी विजयनगर एम्पायर का नाम आए, ठीक है। तो ये जो दुअर्ते बारबोसा थे, नूनेस थे, एनपीएस थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया है बेसिकली कि जो विजयनगर एम्पायर की जो वेल्थ थी वो बहुत ही ज्यादा थी, और बेसिकली इनका जो ग्रैंडुअर था स्पेशली द सिटी ऑफ हम्पी वो बहुत ज्यादा आपका क्या थी, वर्ल्ड फेमस थी उस टाइम पे। जो इनकी सिटी थी हम्पी सिटी। और जो विजयनगर किंग्स थे वो काफी ज्यादा अपना अमाउंट ऑफ मनी जो था वो रिपेयरिंग में एंड बिल्डिंग में लगवाते थे। इवन जो अर्लियर चोला टेम्पल्स थे यानी टेम्पल्स एक्टिविटीज अंडर विजयनगर एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। नाउ वर्क अगर हम देखें जो विजयनगर का पीरियड था बेसिकली उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था बाय द रिचनेस एंड कार्विंग एंड ऑर्नामेंटेशंस, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा कार्विंग्स के लिए फेमस था, वेरियस रिचनेस के लिए फेमस था, वेरियस ऑर्नामेंट्स चढ़ाए जाते थे डीटीज को, और साथ ही साथ आपका ऑर्नामेंटेशंस। तो ये सब चीजें हमको इस टाइम के आर्किटेक्चर्स में देखने को मिलती है साउथ में स्पेशली अंडर विजयनगर एम्पायर। ओके, साथ ही साथ ये जो था विजयनगर एम्पायर ही तक सिंपल नहीं था, तो उसके बाद जो पांड्या किंग्स थे मदुरई, उनके केस में भी ये इक्वली एप्लीकेबल होता है।
पांड्या किंग्स। नेक्स्ट और लास्ट सब टॉपिक आ जाता है हमारे यहां पेंटिंग्स एंड म्यूजिक। पेंटिंग्स एंड म्यूजिक के बारे में देख लेते हैं। तो पेंटिंग एंड म्यूजिक के बारे में अगर देखें, जो अर्लियर ट्रेडिशन था ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, मिनिएचर पेंटिंग्स का, वो कंटिन्यूड रहा था। जो आर्टिस्ट थे वो जो बुक्स जो लिखते थे इस टाइम पे उसको काफी ज्यादा डेकोरेट करते थे, जो बेसिकली जो किंग्स और कोर्टियर्स से जो बिलोंग करती थी, और किंग्स इसीलिए उनको एम्प्लॉय भी करते थे अपने कोर्ट में। समटाइम्स वो लोग पोर्ट्रेट्स भी बनवाते थे, जो किंग्स थे उनको काफी ज्यादा पोर्ट्रेट्स भी पसंद थे, तो वो पोर्ट्रेट्स भी कमीशन करते थे ऑफ द किंग्स। एंड समटाइम्स जो पेंटिंग्स थी बेसिकली वो बुक्स के इलस्ट्रेशन में भी यूज होती थी। ठीक है, नेक्स्ट म्यूजिक देख लेते हैं। तो म्यूजिक अगर हम देखें, म्यूजिक भी इस टाइम पे हमको एनरिच्ड होता हुआ दिखता है, बिकॉज उसमें भी काफी ज्यादा न्यू फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे या फिर न्यू फॉर्म्स एमर्ज होते हैं इस टाइम पे। और जो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, उसका जो ओरिजिन है इस टाइम से ट्रेस किया जाता है, या सिंपली अगर हम कहें तो डेवलप्ड हुआ था इस टाइम पे, जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था पर्शियन एंड अरब वर्ड्स, यानी पर्शियन एंड अरब वर्ड्स के उसमें म्यूजिक एलिमेंट्स कुछ थे। ओके, इन एडिशन अगर हम बात करें तो सर्टन जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे इस टाइम पे, सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे? ये सितार, सारंगी एंड तबला। अब ये जो म्यूजिक था इसकी पॉपुलैरिटी में अगर हम सूफी मूवमेंट देखें तो सूफी मूवमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज सूफी मूवमेंट्स में जो वेरियस सेंट्स थे वो म्यूजिक का काफी यूज करते थे अपनी जो टीचिंग्स थी उसको प्रीच करने में। और आखिरी में अगर हम कंक्लूजन देखें या फिर कंक्लूड करें इस चैप्टर को, तो सिंपली अगर हम देखें जैसे जैसे टर्क्स एंड जो अफगान्स आए थे उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस किया था आपका वेरियस न्यू पैटर्न्स ऑफ लिविंग। ओके, अब ये जो न्यू पैटर्न्स ऑफ लिविंग थे, ये जो एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए और ये जो चेंजेस थे बेसिकली इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका सूफी मूवमेंट हो या फिर भक्ति मूवमेंट्स हो। और उसी के साथ साथ हमको वेरियस लैंग्वेजेस भी देखने को मिलती हैं। रीजन क्या है? रिलीजियस मूवमेंट से जो ऐसे हमने देखा था कि आपका जो रीजनल लैंग्वेजेस में भक्ति जो सेंट्स थे वो काफी ज्यादा प्रीच करते थे, तो उसमें जो न्यू रीजनल लैंग्वेजेस या फिर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस थी उनको काफी ज्यादा एक बूस्ट मिला था। और साथ ही साथ जो पेंटिंग देखिए, चाहे फिर आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक में भी हमको न्यू फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। तो आइदर इट्स आर्किटेक्चर, आइदर इट्स म्यूजिक एंड पेंटिंग्स में new forms was clearly witnessed. Okay, so with this we completed our chapter. Okay.